एक खास पल में सिर्फ 3 दिनों के अंदर पूरी इंसानियत की आंखों की रोशनी धीरे धीरे चली गई, लेकिन अचानक मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई और ऐसा होने पर मुझे दुनिया की असली सच्चाई का पता चला। लिन मो, नीचे आकर खाना खाने का समय हो गया है। शियाओ लैन की आवाज नीचे से ऊपर आई। इस आफत को आए हुए 1 हफ्ता हो गया था और मैं यह महसूस किए बिना नहीं रह पा रहा था कि शियाओ लैन की आवाज में कुछ अजीब सा बदलाव आ गया है। मैंने अपनी छड़ी उठाई और सावधानी से नीचे की ओर बढ़ा। तुम्हारी इस तकलीफ के लिए शुक्रिया शियाओ लैन। बाकी सब लोग तो अंधे हो गए हैं, लेकिन तुम अब भी मेरी देखभाल कर रही हो। कदमों की आहट पास आती सुनाई दी। कुछ ही पल बाद शियाओ लैन की आवाज ठीक मेरे बगल से आई। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, भले ही मैं देख नहीं सकती, लेकिन मैं छूकर चीजों का अंदाजा लगाकर काम चला सकती हूँ। हाँ, खाने का स्वाद शायद बहुत अच्छा न हो, उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, हालांकि मुझे पता था कि वह मेरे चेहरे के हाव भाव नहीं देख सकती। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स टटोली और धीरे से हाथ बढ़ाकर प्लेट ढूंढने की कोशिश की। खनक धातु के चीनी मिट्टी से टकराने की आवाज से मुझे पता चला कि प्लेट कहाँ रखी है। चॉपस्टिक्स पकड़े हुए मैंने अंधेरे में ही कुछ उठाकर अपने मुंह में डालने की कोशिश की। सच में कुछ भी उठाना बहुत मुश्किल था। वह मांस का एक टुकड़ा जैसा लगा। जब मैंने उसे अपने मुंह में डाला तो उसका स्वाद बहुत ज्यादा नमकीन था और उस नमकीन स्वाद के नीचे एक हल्की सी देर तक रहने वाली बदबू भी थी। फिर भी मैंने उसे निगल लिया। खाना खाने के बाद मैंने अपनी छड़ी उठाई और अपने कंधों पर डालने के लिए एक जैकेट टटोली। शियाओ लैन, इतनी बड़ी आफत आने के बाद मेरे माता पिता ने कहा है कि वे मेरे साथ आकर रहना चाहते हैं ताकि हम एक दूसरे का ख्याल रख सकें। वे अगले कुछ दिनों में आ जाएंगे। ठीक है, समझ गई, शियाओ लैन ने जवाब दिया। अपनी छड़ी के सहारे मैं काम पर जाने के लिए दरवाजे से बाहर निकला। जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ बहुत सख्त इंतजाम है। जो लोग देख नहीं सकते उनके सफर को आसान बनाने के लिए खास ब्लाइंड किट्स दी जाती हैं और सरकार ने कई नए नियम लागू किए हैं। अब अलग अलग दुकानें अलग अलग तरह की आवाजें निकालती हैं ताकि लोग एक जगह को दूसरी जगह से पहचान सकें। मेरी नौकरी एक लोकल सुपरमार्केट में है जहां मैं कैशियर का काम करता हूं। अब स्टोर की हर चीज पर ब्रेल लिपि उभरी हुई होती है जिससे मैं उन उभरे हुए बिंदुओं को पढ़कर पहचान लेता हूं कि ग्राहक क्या खरीद रहे हैं। जहां तक पेमेंट लेने की बात है, खुशकिस्मती से उस आफत के आने से पहले ही टैप टू पे वाली डिजिटल पेमेंट सिस्टम पूरे शहर में आम हो चुकी थी। सुपरमार्केट के एंट्रेंस में कुछ बदलाव किए गए थे। अब अंदर आने और बाहर जाने दोनों दरवाजे बहुत ज्यादा संकरे हो गए थे। मेरा कैशियर काउंटर ठीक इसी दरवाजे के बीच में बना हुआ है और मुझे हर उस इंसान को हाथ लगाकर हल्का फुल्का टटोलना पड़ता है जो अपना बिल चुकाने के लिए वहां से गुजरता है। हालांकि कोई यह कह सकता है कि इससे किसी की निजी प्राइवेसी का हनन होता है, लेकिन जिस भयानक हालात का सामना हम अभी कर रहे हैं उसे देखते हुए अब बहुत कम लोग ही इस बात की परवाह करते हैं। इसके अलावा सुपरमार्केट जरूरी सामानों का एक बहुत बड़ा जखीरा है। उस आफत के बाद अधिकारियों ने तो यहाँ तक किया कि इस जगह की हिफाजत के लिए फौजी टुकड़ियों को भी तैनात कर दिया। जैसे जैसे एक के बाद एक ग्राहक अपना बिल चुकाने के लिए आते गए, मेरे कानों में पेमेंट कंफर्म होने की लगातार बीप 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 की आवाज गूंजती रही। सिर्फ एक ही सुबह में मैंने कम से कम 10 जेब कतरों को पकड़ लिया था। अगला ग्राहक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। हमेशा की तरह मैंने उसके सामान पर बनी उभरी हुई निशानी पर अपना हाथ हल्के से फेरा और तभी वह जानी पहचानी बीप की आवाज सुनाई दी। मैंने उस आदमी को टटोलना शुरू किया, पहले उसके कंधे, फिर उसके हाथ और आखिर में उसका मुंह। जैसे ही मैं उसके मुंह के अंदर जांचने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मेरा हाथ अचानक हवा में ही रह गया। यह आदमी भी एक चोर ही था और उसे सच में लगा था कि वह वहाँ से भाग निकलेगा। सिक्योरिटी, यहाँ एक चोर है, मैंने जोर से चिल्लाया। मेरे मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि मेरे सामने खड़ा वह आदमी बोल पड़ा, कौन सा चोर? मैं कहाँ भाग रहा हूँ? तुम मेरे मुंह के अंदर जांच करना चाहते थे, है ना? तो करो। यह सब चिल्लाचिल्ली किस लिए? उसकी यह बात सुनकर मैं एक पल के लिए वहीं जम सा गया। मैं इंच दर इंच उसके शरीर पर अपना हाथ फेरता जा रहा था, कंधे, गर्दन, ठुड्डी और फिर उसका मुंह और दांत। मेरी उंगलियों को उसकी ठुड्डी तो महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने जितनी बार भी उसके मुंह के अंदर टटोला उसका मुंह मुझे पूरी तरह से खाली ही लगा। अरे क्या आगे खड़ा वह आदमी जरा जल्दी करेगा? हाँ? क्या तुम थोड़ी तेजी नहीं दिखा सकती? मेरे पीछे इंतजार कर रहे ग्राहक मुझे जल्दी करने के लिए कहने लगे। मैंने हड़बड़ी में फिर से हाथ बढ़ाया। इस बार मुझे उसका मुंह मिल गया। पूरे दिन काम करने के बाद बॉस ने आखिरकार हमें पैसे दिए। मेरे फोन पर नोटिफिकेशन की घंटी बजी जिससे पता चला कि 1000 युआन जमा हो गए हैं, तो मेरे अंदर एक शांत खुशी की लहर दौड़ गई। घर लौटने पर मुझे पके हुए मांस की स्वादिष्ट महक ने घेरा। काम से छुट्टी मिल गई। अंदर आओ और खाना खाओ। शियाओ लैन, जो हमेशा इतनी सोच समझकर काम करती थी, ने पहले ही रात का खाना बना लिया था और मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने मांस का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला, लेकिन वह जानी पहचानी खराब स्वाद वाली महक फिर से मेरे मुंह में भर गई। शियाओ लैन, मुझे लगता है कि यह मांस खराब हो गया है। अच्छा हुआ कि आज मुझे पैसे मिल गए, मैं जाकर कुछ ताजा मांस खरीद लाती हूँ। ओह ठीक है फिर। शियाओ लैन मेरे बाईं ओर खड़ी लग रही थी, शायद 1 या 2 मीटर दूर। वैसे क्या मेरे माता पिता अभी तक नहीं आए? उन्होंने 3 दिन पहले कहा था कि वे आ रहे हैं। मैंने अपना सिर उस दिशा में घुमाया जहाँ शियाओ लैन खड़ी थी। तभी उसकी आवाज गूंजी जिसमें चिंता झलक रही थी। आंटी, कहीं अंकल और आंटी के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? शायद आपको उन्हें फोन करके पता करना चाहिए। मैंने अपना फोन उठाया और एक बटन दबाया जो मेरे पिता के लिए स्पीड डायल शॉर्टकट था। माफ कीजिए, जिस नंबर पर आपने डायल किया है वह अभी बंद है। फिर मैंने 2 इंच बटन दबाया, मेरी माँ का मोबाइल नंबर। माफ कीजिए, जिस नंबर पर आपने डायल किया है वह अभी बंद है। मैं अपने माता पिता में से किसी से भी बात नहीं कर पाई। बाहर अभी इतनी अफरातफरी मची हुई थी कि मैं सच में यह सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि उनके साथ क्या हुआ होगा। तुम अभी थोड़ी देर आराम क्यों नहीं कर लेती? अगर तुम्हें सच में चिंता हो रही है तो तुम कल माँ और पिताजी के घर जाकर उनसे मिल सकती हो, शियाओ लैन ने मुझे दिलासा देते हुए कहा। जब मैंने इस बारे में सोचा तो लगा कि सच में इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। नहाने के बाद मैं आराम करने के लिए लेट गया, जबकि शियाओ लैन कुछ न कुछ समेटती हुई इधर उधर खटपट करती रही। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। मेरे शरीर में बुखार जैसा लग रहा था और मेरी आंखों में चुभने वाला तेज दर्द हो रहा था। अगले दिन जब मैं उठकर हाथ मुंह धो चुका था
तो शियाओ लैन अपनी आदत के मुताबिक पहले ही हमारा खाना तैयार कर चुकी थी। मैं मेज पर बैठा प्लेट से खाने का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। शियाओ लैन, तुमने यह मांस अभी तक फेंका क्यों नहीं? इसे तुरंत फेंक दो, मैं बाद में कुछ ताज़ा सामान ले आऊंगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। शियाओ लैन, फेंक दो, मैं बाद में कुछ ताज़ा सामान ले आऊंगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। शियाओ लैन की आवाज रसोई से गूंजी। मैंने मन ही मन एक गहरी सांस ली, एक लालची बेबस सांस। फिर भी मैंने उसे दोष नहीं दिया। आखिर मैंने बहुत दिनों से कोई काम नहीं किया था और घर में पैसे भी न के बराबर बचे थे। अचानक मुझे अपनी आंखों में एक तेज चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। आह, दर्द हो रहा है। मैं दर्द से कराह उठा। ऐसा लगा मानो मेरी आंखों के अंदर दो जलती हुई लपटें भड़क उठी हों। उस जलन भरी सनसनी के कारण मेरी आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। लिनमो, क्या हुआ? शियाओ लैन घबराहट में रसोई से बाहर भागी आई। उसी पल मेरी आंखों में हो रही जलन अचानक गायब हो गई। ठीक उसी समय मेरे घोर आश्चर्य के बीच मुझे एहसास हुआ, मैं देख सकता हूँ। मैंने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और तुरंत ही डर के मारे मेरी चीख निकल गई। मेरे सामने वाली मेज पर खून के धब्बे लगे थे और उस पर किसी तेज धार वाली चीज से जोरदार वार करने के निशान थे, जैसे किसी बड़े चाकू से काटा गया हो। मेज पर एक क्षतविक्षत लाश पड़ी थी, एक आदमी का शरीर। उसने जो कपड़े पहने थे मैंने उन्हें पहचान लिया। यह तो पिताजी हैं। फिर मैंने नीचे प्लेट की ओर देखा, उसमें एक आदमी की जांघ पड़ी थी, एक ऐसी जांघ जिस पर सफेद कीड़े रेंग रहे थे। लिनमो, क्या बात है? मेरे पीछे से शियाओ लैन की आवाज आई। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा और पिछले कुछ दिनों से शियाओ लैन के बारे में मेरे मन में जो शक पल रहे थे वे सब एक साथ जुड़ने लगे। एक भयानक सच्चाई धीरे धीरे मेरे सामने आने लगी। अपने मन को तुम्हें धोखा न देने दो, चाहे तुम उस पल में कुछ भी देखो, तुम्हें बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है। मुझे नहीं पता। अभी अभी मेरी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मुझे लग रहा है कि कहीं रेडिएशन का असर और ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा है। मैं पीछे नहीं मुड़ा। शियाओ लैन धीरे धीरे घूमकर मेरे ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने उसकी तरफ एक नजर डाली। जो नजारा मैंने देखा वह बहुत ही भयानक था। शियाओ लैन का पूरा शरीर बुरी तरह से सूजा हुआ था और उस पर गहरे घाव थे। उन घावों के अंदर से ताजे गहरे लाल रंग के टेंटिकल्स, लचीली भुजाएं बाहर की ओर बलखा रहे थे। उसकी गर्दन लगभग पूरी तरह से सड़ चुकी थी और सिर्फ एक टेंटिकल ही उसके सिर को उसके धड़ से जोड़े हुए था। जरूर इसी वजह से उसकी आवाज इतनी अजीब लग रही है, क्योंकि उसकी गर्दन में सड़न लगातार बढ़ती ही जा रही है। शियाओ लैन, बाद में जाकर थोड़ा ताजा मांस ले आना। इस पुराने मांस को फेंक देना, फिर मेरे काम से लौटने का इंतजार करना। चलो मम्मी पापा से मिलने चलते हैं। मैंने अपने अंदर के गहरे डर के बावजूद हिम्मत जुटाकर ये शब्द कहे। ठीक है, मैं तुम्हारे काम से लौटने का इंतजार करूंगी, शियाओ लैन ने जवाब दिया और फिर वापस किचन की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। मुझे वहाँ से निकलना था और वह भी जितनी जल्दी हो सके। लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ और पीछे मुड़ा, मुझे एहसास हुआ कि शियाओ लैन का सिर ठीक मेरी तरफ घूर रहा था। हाँ, बिल्कुल सही, उसका शरीर अभी भी किचन में ही खड़ा था और वहाँ से कुछ खटखट और काटने पीटने की आवाजें आ रही थीं। वह मेरी माँ के शरीर के टुकड़े कर रही थी, लेकिन उसकी गर्दन 2 मीटर तक खींचकर मेरे ठीक पीछे तक आ गई थी ताकि वह मेरी हर हरकत पर नजर रख सके। मुझे पता था कि अगर मैंने जरा सी भी गलत हरकत की तो वह भयानक चीज मुझे पल भर में मार डालेगी। मैं अब काम पर जा रहा हूँ। मैंने अपनी छड़ी पकड़ी और दरवाजे की तरफ एक एक इंच करके टटोलते हुए आगे बढ़ा। मुझे जितनी जल्दी हो सके इस पूरी स्थिति की जानकारी सेना को देनी थी। लेकिन जैसे ही मैं घर से बाहर निकला और सड़क की तरफ देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। पूरी सड़क से सड़ी गली चीजों की बदबू आ रही थी। फुटपाथ पर दर्जनों इंसानी लाशें बिखरी पड़ी थीं। आवारा बिल्लियां और कुत्ते शहर में घूम रहे थे और उन लाशों को नोच नोच कर खा रहे थे, जबकि चूहों के बड़े बड़े झुंड इधर उधर भागदौड़ मचा रहे थे। आसमान में न जाने कहां से एक भयानक साया मंडरा रहा था, मानो वह मौत के अंतिम आगमन का इंतजार कर रहा हो। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा डराया वह थी एक अकेली खून जैसी लाल आंख, इतनी विशाल कि वह बादलों को भी चीर देती थी, जो नीचे शहर पर बिना पलक झपकाए घूर रही थी। ऊंची इमारतों की खिड़कियों पर सैकड़ों मीटर ऊपर विशाल टेंटिकल्स जो सिरे से सिरे तक आंखों से ढके थे, बल खा रहे थे और रेंग रहे थे, मानो वे पूरे शहर पर लगातार नजर रख रहे हों। सड़क पर चल रहे कई पैदल यात्री भी शियाओ लैन जैसे ही जीवों में बदल चुके थे। मैं खुद को खतरे में नहीं डाल सकता था। मैं किसी को यह नहीं दिखा सकता था कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। मैं इस शहर की उम्मीद था, पूरी इंसानियत की उम्मीद। यही सोचकर मैं फिर से टटोलते हुए आगे बढ़ने लगा, अपनी छड़ी से जमीन पर थपथपाकर अपने कदमों को दिशा देता हुआ। मैं सुपरमार्केट पहुंचा और पीछे वाले दरवाजे से अंदर गया। रोलिंग शटर दरवाजा खड़खड़ाते हुए खुला और ग्राहक एक एक करके अंदर आने लगे। वे गलियारों में घूमकर अपनी जरूरत का सामान चुनने लगे। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई, ठीक वैसा ही था जैसा मुझे डर था। भीड़ में आम इंसान भी थे और वे परजीवी राक्षस भी, जिन्होंने इंसानी शरीरों पर कब्जा कर लिया था। अब मुझे समझ आया कि जब मैंने थोड़ी देर पहले उस व्यक्ति को टटोला था तो मुझे उसका मुंह महसूस क्यों नहीं हुआ था। जरूर वह उन्हीं में से किसी का सिर रहा होगा, जो इतना ज्यादा सड़गल चुका था कि उसे पहचानना नामुमकिन था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कुछ ग्राहकों के शरीर पर सिर्फ छोटे मोटे स्खम थे, ऐसे स्खम जिनसे पतले बाल जैसे बारीक टेंटिकल्स अभी अभी निकलने शुरू हुए थे। वे जरूर अभी अभी संक्रमित हुए होंगे। जी मिचलाने की तेज लहरों को दबाते हुए मैंने खुद को काम करते रहने के लिए मजबूर किया और एक के बाद एक ग्राहकों को अटेंड करता रहा। सुबह का वक्त धीरे धीरे बीता और आखिरकार सारे ग्राहक चले गए। बॉस हिचकिचाते हुए मेरे पास आए। उनके हाथों में एक लंच बॉक्स था जिसे वे बार बार ठीक कर रहे थे। उन्होंने बॉक्स नीचे रखा और फिर मेरे कंधे पर थपथपाया। लिन, तुमने बहुत मेहनत की है। हमारा यहाँ 6 दिन काम, 1 दिन छुट्टी का शेड्यूल चलता है। कल तुम अच्छे से आराम करना। जैसे ही उन्होंने यह कहा, बॉस ने अचानक मुझे गले लगा लिया। 2 बड़े आदमियों के बीच एक जोरदार कसकर गले मिलना। सच कहूँ तो मुझे यह थोड़ा अजीब और भारी सा लगा। फिर उन्होंने मेरे कान में फुसफुसाया, बस इस बात का ध्यान रखना कि सर्विलांस कैमरों में तुम्हें बार बार पलक झपकाते हुए न देखा जाए। क्या? मैंने पूछा। बॉस ने मुझे छोड़ दिया, अपनी छड़ी पर सहारा लिया और चले गए। ऐसा लगा कि मैं अकेला नहीं था जिसकी काबिलियतें वापस आ रही थी। फिर भी किसी में भी खुलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। मैं वहीं बैठा रहा, मुंह में भर भर कर चावल ठूंसता रहा। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सेना से संपर्क करने की जरूरत थी। उनके हथियारों से वे जरूर इन राक्षसों का सफाया कर सकते थे। तभी मैंने देखा कि मेरे लंच बॉक्स में चावल के नीचे एक कागज का टुकड़ा दबा हुआ था। मैंने चुपके
से उसे निकाला, फिर कैमरों की नजर से बचने के लिए कमरे की तरफ पीठ कर ली। मैंने वह नोट खोला, उस पर लिखा था, काम के बाद रुकना, मुझे एक खेप उतारने में तुम्हारी मदद चाहिए। ऐसा लगा कि बॉस भी ठीक वही सोच रहे थे जो मैं सोच रहा था। मैंने बाकी की दोपहर अपने रोजमर्रा के काम करते हुए बिताई। जब भी मेरी नजर उन राक्षसों पर पड़ती, मैं मन ही मन खुद से एक कसम खाता, मुझे अपने माता पिता और अपने स्कूल का बदला लेना ही है। दोपहर धीरे धीरे बीती